हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल स्कोएमार का बहुत बहुत नमस्कार। क्या ऑडियो क्लियर है? तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। फिर आज का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के फोर्थ लेक्चर में आज आपका स्वागत है। मॉडर्न फिजिक्स के पहले लेक्चर में मैंने आपको फोटोन एंड फोटोन की प्रॉपर्टी समझाई थी, राइट? फोटोन एंड फोटोन की प्रॉपर्टी समझाई थी। फोटोन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लाइक उसका चार्ज, मास, मोमेंटम, पावर, प्रेशर, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, और इन सब पे सवाल पूछे जाते हैं। और मुझे आप पे भरोसा है कि अगर मैं आपको ब्लैंक पेज दे दूं और आपको बोलूं फोटोन की सारी प्रॉपर्टी एक एक करके लिखो, तो शायद तुम लिख पाओगे। अगर लिख पाओगे तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो हां। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको उस पर कुछ न्यूमेरिकल कराए थे एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत बेसिक कंसेप्चुअल है, लेकिन इस पे थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्राफिकल सवाल पूछे जाते हैं, और ये सारे सवाल मैंने आपको 100% पीवाई के साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दिया था। तो साहब, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स के फोर्थ लेक्चर में आज हमारा गोल क्या होगा? मॉडर्न फिजिक्स के फोर्थ लेक्चर में अपने गोल को जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, बताओ? दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? बताइए प्लीज। यस यस यस। क्या है दुनिया का सबसे मुश्किल काम? क्या है? अभी आई आवाज? मेडिटेशन करना? कुछ नहीं, रामलाल का होना। नो काम इज मुश्किल। हमेशा सच बोलना। लर्निंग, नथिंग, फिजिक्स, बैकलॉग, पढ़ाई, डॉक्टर, रिवीजन, सोना, पढ़ाना। अच्छा, देखो, वैसे तो फिलोसफिकल वे में बात करोगे, बड़ी बड़ी बातें बहुत सारी है कि दुनिया का कोई भी काम आसान नहीं होता, डिटर्मिनेशन चाहिए और मेहनत करने का जज्बा चाहिए, इंथुसिज्म चाहिए। ये सब बातें ठीक है, लेकिन सच में दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है कंपटीशन की तैयारी करना और पढ़ाई करना। कंपटीशन के लिए पढ़ाई करना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे पढ़ाना। देखो, पढ़ाना तो मुश्किल है, लेकिन एक टीचर क्या पढ़ाता है? सर वो फिजिक्स पढ़ाता है तो फिजिक्स ही पढ़ाता है। उसको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, बायोलॉजी का बी भी नहीं आता, भूल जाते हैं। मुझे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बी और सी भी नहीं आता, फिजिक्स पढ़ाते हैं साहब, तो हमें तो सिर्फ फिजिक्स आता है। लेकिन आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको तीनों सब्जेक्ट इक्वल इफिशिएंसी के साथ पढ़ना है। और अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है तो आपको ऑलमोस्ट एक टीचर को जितना आता होगा ना, उसके आसपास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यह आसान नहीं है नीट में 45 मिनट में 45 फिजिक्स के सवाल कर जाना। ये 40 तो करोगे, 38 तो करोगे। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना 45 मिनट्स, 1 आवर में एंड 1 आवर में बायोलॉजी के 180 सवाल कर लेना, 90 क्वेश्चंस कर लेना। यह आसान नहीं है। तो आपको एक टीचर के बराबर लगभग उतना आना पड़ेगा, उतना मेहनत करना पड़ेगा। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कल मैंने जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें 1-2 बच्चे बड़े परेशान थे कि सर इतना लंबा लेक्चर कौन देखेगा, सर बहुत लेक्चर का ड्यूरेशन ज्यादा है, सर हमें बहुत पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री भी इतना पढ़ाते हैं, बायोलॉजी भी इतना पढ़ाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड। ये मुश्किल है, कि आसान नहीं है। एक टीचर तो पढ़ा के चला जाता है 2 घंटे में, लेकिन 2 घंटे कंटेंट को अच्छे से समझना, लिखना, फिर उसके सवाल की प्रैक्टिस करना और तुरंत केमिस्ट्री से बायोलॉजी पे शिफ्ट करना, फिर बायोलॉजी से फिजिक्स पे शिफ्ट करना, टेम्परामेंट हाई रखना, यह बहुत मुश्किल काम है। यह सच में आसान नहीं है। मैंने आपको 45 सवाल करा दिए साहब। 2 घंटे की लेक्चर्स था, 2 या सवा 2 घंटे का लेक्चर था, उसमें 45 सवाल कराया मैंने, सब थ्योरी समझाया, सवाल कराया, मैं तो करा गया।
मैं तो पहले से रट के आया था, हाँ पहले से सीख के आया था, क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं तो मुझे आता है। मैंने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए थे पहले से। लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर उसको समझना, ये सच में मुश्किल है। लेकिन साहब आप आसान काम कर भी तो नहीं रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, 11th एंड 12th क्लास में पढ़ाई के लिए जितना आपने पेन लिया है, उतना पेन, उस लेवल का पेन पिछले 10 साल में, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक 10 से 12 साल में आपने नहीं लिया होगा। क्योंकि वो स्कूल वाली पढ़ाई जो होता है ना, उसका टेम्परामेंट अलग होता है, उसका कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं होता। उसमें क्या होता है, हम सब दोस्त होते हैं, सब पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी के 2% ज्यादा आते हैं, किसी के 2% कम आ जाते हैं। लेकिन यहां पे जब आप तैयारी कर रहे हैं तो एक कंपटीशन की तैयारी है। यहां आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाना है। आप एक युद्ध लड़ रहे हैं साहब, आसान काम कर भी नहीं रहे हैं। और मुझे ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि बच्चे इसके मतलब कोई नहीं समझता। मेहनत करना वो अलग बात है, वो सच में मुश्किल है। छोटा सा देखो, मैं बहुत गुस्से में आके तुम्हें डांट देता हूं तो बुरा लगता होगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूं कि मेरे दिमाग में सिर्फ फिजिक्स है तो मैं छोटी कंसेप्ट नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी उसी इफिशिएंसी से तुम्हारे दिमाग में है, और फिजिक्स को भी उतना ही तुम्हें समय देना पड़ता है, उतना चीजें याद रखना होता है। तो एक छोटी सी चीज, छोटा कंसेप्ट आप भूल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। लेकिन मास्टर बेचारा मेहनत करता है तो टेम्परामेंट में आके बोल जाता है, इसको बुरा लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं और 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। चारों सब्जेक्ट 4 अलग अलग डायमेंशन में चलता है, चारों का अप्रोच अलग है, और हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरह के चैप्टर्स होते हैं। तो हर कंसेप्ट को इक्वल इफिशिएंसी के साथ याद रखवाना इतना आसान नहीं है। आप भूलेंगे, अगर आप नहीं भूलेंगे, आप 100% चीजें याद रख के आ जाएंगे, तो अगले साल आप ही आ जाइएगा यहां पे पढ़ाने। तब तो अगले साल आप ही पढ़ा सकते हैं ना साहब, फिर तो आप टीचर बन जाएंगे ना। जब आप कोई एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके सारे सवाल अगर आप कर लेंगे तो आप खुद ही टीचर बन जाएंगे। अरे भाई, आप पहली बार सीख रहे हो, 2-4 सवाल नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट मत हो, घबराओ मत। तुम पहली बार सीख रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, एक बार में भूल जाते हो, दोबारा लेक्चर को देखोगे तो याद आ जाएगा। लेकिन सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन आप यह समझने की कोशिश करिए कि आसान काम नहीं कर रहे हैं आप खुद को आईने में देखिए और किसी डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर कैसा होता है उसको इमेजिन करिए और खुद को आईने में देखिए। आपको साहब ये पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है और किस लेवल पे तुम जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये गोल बहुत बड़ा है, फेस ट्रांजिशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो मेहनत भी तो बहुत बड़ा होगा, संघर्ष भी तो बहुत बड़ा होगा। समय लगेगा समय, क्योंकि आप 7th क्लास की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आप 16 लाख बच्चों में 5000 में आना चाहते, 0.01% के आसपास है ये। और एक टीचर से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा हमेशा आपको। एक टीचर का क्या है बताओ, मेरा भविष्य क्या है? अगले साल मैं ऐसे ही पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा, चाहे जितना मेहनत कर लूं, जितना चिल्ला लूं, जितना मेहनत कर लूं, जितना संघर्ष कर लूं, मैं क्या करूंगा अगले साल? ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। लेकिन तुम 1 साल ये तैयारी करके चले जाओगे तो अगले साल तुम डॉक्टर होगे साहब। तो इस चीज को समझो कि तुम्हें अगर पेन ज्यादा हो रहा है तो तुम्हारा सपना भी बहुत बड़ा है, तुम्हारा गोल भी सच में बहुत बड़ा है। कई साहब ऐसे गांव से लोग होंगे ना जिनके गांव में, डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर नहीं बना होगा आज तक। होते हैं ऐसे बच्चे, मैं जानता हूं। ऐसे ऐसे जगह से आप बैठ के लेक्चर देख रहे होगे कि आपके गांव में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना होगा और आप वो बनना चाहते हो। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जितना सबको पेन हो रहा होगा, जितना सब मेहनत कर रहे होंगे, उन सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, उन सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। और ये याद रखिएगा, ये जो पेन है ये टेम्पररी है। आपको 2 साल बाद ये पेन इतना प्लेजर देगा ना, इतना प्लेजर देगा ना, इतना मजा आएगा ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं सच बताता हूं, मैं सच बताता हूं, जब तुम आज से 4 साल बाद सेलेक्ट हो जाओगे, मेडिकल कॉलेज में होगे, तो सबसे ज्यादा जब तुम खुश होगे ना अपने लाइफ में, तो इन्हीं तैयारियों के दिनों को याद करके खुश होगे। तो आज से 10 साल बाद
तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तुम्हारे पास बड़ी बंगला होगा, कार होगा, बहुत सक्सेसफुल इंसान होगे, 35-40 साल की उम्र में होगे, तुम्हें सबसे ज्यादा जो दिन याद आएगा ना वो यही स्ट्रगल और तैयारी वाला दिन आएगा। और उस समय जब ये पेन याद आएगा ना तो ये पेन नहीं देगा, दुख नहीं होगा, चेहरे पे मुस्कान आएगा, अरे यार वो भी क्या दिन थे। तो इस दिन को और खूबसूरत बनाइए और मेहनत करिए, जान लगा के तैयारी करिए। हां बिल्कुल, मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके गांव से आप बनेंगे तो पहला डॉक्टर बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट से साहब, ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं। डिस्ट्रिक्ट तो बोलना बड़ी बात हो जाएगी, मतलब 2-4 गांव मिला के कस्बा होता है, वहां से भी डॉक्टर्स नहीं होते अच्छे लेवल के डॉक्टर्स, जो बढ़िया मेडिकल कॉलेज एम्स में पढ़ा हो। मैं खुद जानता हूं, मैं जहां से हूं वहां से तो मुझे नहीं लगता 3-4-5 गांव से भी कोई ऐसा डॉक्टर निकला हो जो एम्स में पढ़ा हो और थोड़ा फेमस हो। नहीं है ऐसा। आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में तुम बनना चाहते हो कुछ, तो ऐसे तो नहीं है ना कि सोते सोते बन जाओगे यार। इतना आसान तो नहीं होगा ना, बैठे बैठे बन जाओगे। यस ट्रू, इन असम, इन छत्तीसगढ़ ऐसे जगह हैं, ऐसे जगह हैं। बहुत इजी तो नहीं होगा ना यार, लेकिन ये मैं मानता हूं ये टफ है, ये बहुत मुश्किल फाइट मार रहे हो तुम, और इस मुश्किल फाइट में तुम गिरोगे, रुकोगे, और ये तुम पहले नहीं होगे जो गिरेगा। सब गिरते हैं, डिमोटिवेशन सबको होता है, डर सबको लगता है, मंजिल दूर सबको दिखाई देता है, लेकिन मंजिल मिलता उसी को है जो लगातार चलता रहता है। जो लगातार चलेगा उसको कभी ना कभी तो मिलेगा, चाहे उसको 1 साल में मिले या 2 साल में मिले या 3 साल में मिले। जो लगातार चलना चाहता है और सही डायरेक्शन में मंजिल को देखते हुए चल रहा है, वो पहुंचेगा। मंजिल किसको नहीं मिलता है? जिसको लगता है अरे यार मैं जिस रफ्तार से चल रहा हूं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तूने कैसे डिसाइड कर लिया तू नहीं पहुंच पाएगा? तो चल रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। दौड़ना जरूरी नहीं है, उड़ना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप अपने गोल के पास जाएं, और पास जाने के लिए जरूरी है कि आप चलें। आप रहेंगे सही, लेकिन आप चलें, उस गोल की तरफ बढ़े। साहब सर मैं दौड़ सकता हूं, दौड़िए, किसने रोका है? मैं उड़ सकता हूं, उड़िए, गोल की तरफ जाइए तो सही। लेकिन मेजॉरिटी बच्चों का क्या होता है कि एक ठोकर की वजह से, एक गलती की वजह से, डिमोटिवेशन की वजह से वो रुक जाता है कि शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, शायद मेरे से नहीं होगा। और रुक जाएंगे तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। लगातार भागिए तो सही। चलिए, आप गलती नहीं करेंगे तो हम गलती करेंगे क्या? हाँ, हम भी कर देते हैं कभी कभी गलती। और इतना याद रखिए ना कि जो भी आपको दिखता है ना कि अरे यार ये बहुत बड़ा डॉक्टर है या बहुत बड़ा टीचर है या कुछ भी है, वो भी लाइफ में उतना ही गिरा है जितना तुम गिरे हो, और उसको भी उतना ही डर लगता है या लगता था या लग रहा है या उतना ही घबराता है जितना तुम घबराते हो। लेकिन फेलियर और सक्सेसफुल इंसान में सिर्फ यही फर्क होता है कि वो हर डर को, हर ठोकर को सीख में बदलता है और उसको सीख के आगे बढ़ता है। बस आप चलते रहिए, आप अपने गोल की तरफ पहुंच जाएंगे। चलिए सॉरी, मैंने थोड़ा आपका समय लिया। अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा जो गोल है वो है पीएचडी इन मैटर वेव। मैटर वेव में आपको साहब पीएचडी कराएंगे। पीएचडी का मतलब क्या होता है? पीएचडी का मतलब होता है परफेक्शन। पीएचडी का मतलब नहीं कि डॉक्टरेट की डिग्री आज आपको देंगे। पीएचडी का मतलब होता है, आप कहते हैं ना कि तूने इस काम में पीएचडी किया है क्या, तो इस काम में पीएचडी करने का मतलब इस काम में परफेक्शन है क्या तुम्हारा? हाँ साहब, तुम कह सकते हो कि डिवरॉगली मैटर वेव में मेरा परफेक्शन है, मेरा पीएचडी है मैटर वेव में। बताओ क्या जानना चाहते हो? मैटर वेव पैदा कैसे लिया ये बताऊं, या मैटर वेव में तुम्हें ये सवाल कराना है ये करा दूंगा, मैटर वेव में पीवाईक्यू पूछना है ये कर लो, जेईई का सवाल पूछना है वो पूछ लो। इस लेवल पे हम इसको समझेंगे और इसके सवाल को साहब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे ही मैंने आपका समय थोड़ा ले लिया है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो लाइट की कहानी हुई थी उसको मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि न्यूटन साहब ने क्या कहा, उसके बाद हाइजन ने क्या कहा, मैक्सवेल ने क्या कहा, डिब्रॉगली ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने क्या कहा। इन सब का जो कंक्लूजन है, मोटा मोटी बात है,
उसको मैं 2 लाइन में कहूं तो एक्चुअल में लाइट बहुत सारा फेनोमेना शो करता है। उसमें से कुछ फेनोमेना है लाइक इंटरफेरेंस। ये जस्ट आप ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन, अब नहीं होगा प्रॉब्लम। सॉरी बेटा, वो बैटरी बहुत सारे पेयर में थे लेकिन सारे चार्ज करना भूल गया मैं। सॉरी, अब नहीं होगा प्रॉब्लम। आई थिंक साउंड क्लियर होगा। तो देखिए, इन सारे फेनोमेनास को कोई पार्टिकल शो नहीं कर सकता। एक पार्टिकल का इंटरफेरेंस नहीं होता। ध्यान से आप दिमाग और कान खोल के सुनिएगा। एक पार्टिकल का इंटरफेरेंस नहीं होता है, एक पार्टिकल का डिफ्रैक्शन नहीं होता है, एक पार्टिकल का पोलराइजेशन नहीं होता है। तो किसका होता है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन? बेटा ये होता है, नो साउंड। अब तो साउंड आ गया, नो साउंड मत लिखिए बेटा प्लीज। साउंड आ गया तो एक बार बता दीजिए साउंड आ चुका है। यस साउंड आ चुका है, यस। तो किसका होता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन? वेव का। तो लाइट को आप वेव एज्यूम करके आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। लाइट पार्टिकल को एज्यूम करके आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लाइट एज अ पार्टिकल एज्यूम करके इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन होता ही नहीं है। अभी आप वेव ऑप्टिक्स में जस्ट पढ़ने ही वाले हैं। अभी क्या होता है डिटेल में आप पढ़ेंगे, लेकिन एक पार्टिकल का इंटरफेरेंस नहीं होता, वेव का ही होता है। और लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो लाइट क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, तो लाइट क्या है? अगर लाइट का इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन हो रहा है तो सर लाइट वेव है। यह कहानी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, सब लोग वेव ही एज्यूम करते थे। लेकिन थोड़े ही समय बाद हुआ क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑब्जर्व हुआ। जो थर्मल रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, जो अभी अभी आपने डिटेल में पढ़ा। आप पीएचडी किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ के सवाल, तो आप बिना पूरा पढ़े ही सही आंसर टिक कर देते हैं। बताइए, सवाल भी पूरा नहीं, सवाल वैसे पढ़ के जवाब देना, लेकिन एक बात बताओ, क्या ग्राफ के सवाल बिना पूरा पढ़े भी सही आंसर, नशे में भी सही आंसर टिक कर दोगे तुम? समझ में आया कि नहीं है? और कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब लाइट का ही बिहेवियर है। मतलब लाइट से ही होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लाइट को वेव एज्यूम किया। इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को क्या एज्यूम किया? वेव एज्यूम किया, क्योंकि हमें पता था लाइट वेव है। लेकिन ये साहब एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा। ये एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा। सर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा। कोई एक पार्टिकल ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है, कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है, ब्लैक बॉडी को रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकता है। तो एक पार्टिकल ही ये सब नेचर शो करता है और लाइट ये नेचर शो कर रहा है। तो लाइट क्या है? पार्टिकल है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के पार्टिकल नेचर से ही हम ये सारी चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब लाइट क्या है? लाइट पार्टिकल है। लाइट पार्टिकल है। अब लाइट पार्टिकल है या वेव है? ये दोनों शो कर रहा है। तो लाइट से रिलेटेड ये बहुत सारी कहानियां देखी गई। तो बाद में कंक्लूजन निकाला गया कि लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। आधे लोग इसको वेव एज्यूम करते, आधे लोग इसको पार्टिकल एज्यूम करते। तभी उस समय का एक यंग साइंटिस्ट नहीं था, फिजिसिस्ट नहीं था, आर्ट्स का स्टूडेंट था, जो लॉ कर रहा था, एलएलबी कर रहा था।
कॉम्पटन इफेक्ट बेटा हम पढ़ाएंगे आपको, अभी आगे पढ़ाएंगे। उसको इस पूरे बकैती में इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये साइंस वाले लोग तो गजब ही काम चलाऊ होते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता है तो कुछ भी उठा के लिख देते हैं और कहते हैं कि चलो लाइट को पार्टिकल एज्यूम करके एक्सप्लेन हो रहा तो लाइट पार्टिकल है। गजबी बकैत आदमी है ये सब। तो उसने पढ़ना शुरू किया और लाइट के नेचर को समझना शुरू किया। लास्ट में उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा, नेचर लव सिमेट्री। कोई डेरिवेशन नहीं, कोई मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं, सीधा बोला नेचर लव सिमेट्री। नेचर लव सिमेट्री का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे को तैसा। इस नेचर ने, चाहे आप किसी सुपर पावर को एज्यूम करते हैं या भोले बाबा को एज्यूम करते हैं, अल्लाह को एज्यूम करते हैं, जीसस को एज्यूम करते हैं, मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उन्होंने इस दुनिया को बहुत ही खूबसूरत और सिमेट्रिक बनाया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिसिटी? सिमेट्रिसिटी का मतलब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं और तुम मेरी बॉडी को यहां से आधे से काट दो और दोनों तरफ ऐसे देखो तो एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। काटो मत, इमेजिन ही करो कितना सिमेट्रिक बॉडी। ये देखो, चलो रामलाल को बना लेते हैं यहां पे। ये रामलाल देखिए। अब मैं इसकी बॉडी को सीधा सीधा यहां से काट दूं तो इस एक्सिस के अबाउट इसकी बॉडी हाईली सिमेट्रिक है। अब अर्थ देखे सिमेट्रिक है, सोलर सिस्टम देखे सिमेट्रिक है, पेड़ पौधे के पत्ते को देखे सिमेट्रिक है। मतलब नेचर को सिमेट्री बड़ा पसंद है, वो टेढ़ा मेरा चीजें नहीं बनाता। तुम लोग सर मेरा तो एक कान ही नहीं है, हम कहां सिमेट्रिक है? तो इसी को हैंडीकैप कहते हैं बेटा, इसी को हैंडीकैप कहते हैं। एक कान ही नहीं भगवान ने बनाया तो भगवान ने तुम्हें सिमेट्रिक बनाया नहीं, भगवान तुम्हें प्यार ही नहीं करते। मजाक करो, मजाक करो। तो बात यहां पे क्या है? सिमेट्रिसिटी की। तो डी ब्रॉगली बस इतना कह पाया और कहता है कि लाइट, जिसको आप पहले वेव मानते थे, वो आज पार्टिकल है। लाइट, जिसको आप पहले वेव मानते थे, आज वो पार्टिकल है। मतलब जो वेव था वो आज पार्टिकल है। तो जितने भी पार्टिकल इस दुनिया में होंगे वो वेव भी होंगे, जितने भी पार्टिकल होंगे वो वेव भी होंगे। मतलब ऑल पार्टिकल must behave as a also behave as a all particle also behave as a wave. That wave is called मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। कैसा वेव होगा ये? कैसा वेव होगा? मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? तो ना तो मैकेनिकल ना ही नॉन मैकेनिकल। ये मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल टाइप का वेव नहीं है। That wave is called matter wave. That wave is called matter wave. इस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं। ये किसी भी एक मैटर से एसोसिएटेड वेव होगा। सर मैटर से एसोसिएटेड वेव होगा तो हम भी तो पार्टिकल जैसे दिख रहे हैं, तो क्या हम वेव है? हाँ वेव है। अब वेव है तो जैसे तू लिखता है ना अपने क्लास नोट्सबुक में, रामलाल क्लास 12 फिजिक्स बाय एमआर सर, तो वहां पे लिख लेना रामलाल वेवलेंथ, यहां पे अपना लिख लेना। तुम्हारा वेवलेंथ एक यूनिक है। कितना वेवलेंथ है तुम्हारा, कैसे पता करोगे? तो इसने भी पूछा लोगों ने कि बताओ, तुमने तो बता दिया नेचर लव सिमेट्री, तो उन्हें कहानी भी समझ में आ रही। और देखो कितना सिमेट्रिक कहानी है। जो पहले वेव था वो आज पार्टिकल है, तो जो आज पार्टिकल है वो वेव भी होगा। नेचर लव सिमेट्री, जैसे को तैसा। मान लो आज मैं तुम्हें कूट दूं, मेरी मर्जी है, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने तुम्हें पकड़ा ऑफलाइन क्लास में, मान लो तुम बैठे हो, मैंने तुम्हें पकड़ के कूट दिया, खूब मारा साहब, क्या करोगे? तो सर आज आपने मारा है, नेचर लव सिमेट्री, कल हम आपको बाहर देख लेंगे। हाँ ऐसे कहते भी थे बच्चे, किसी बच्चे को बढ़िया से कूट दो तो ठीक है सर बाहर मिलना, देख लेंगे हम, देख लेंगे आज आपको, देख लेना। क्लास में कम देख रहे हो क्या? देख पाओगे? तो बात यह है कि बिल्कुल नेचर लव सिमेट्री, आज हमने तुम्हें कूटा है तो कल तुम हमें कूटोगे। नेचर लव सिमेट्री। आज आप किसी का भला कर रहे, कर्मा रिटर्न्स।
आज आप किसी का भला कर रहे हैं तो आपका भी भला होगा। तो जो कल वेव था आज वो पार्टिकल है, कल जो वेव था आज वो पार्टिकल है, कल जो वेव था वो आज पार्टिकल है, तो जो आज पार्टिकल है वो वेव भी होगा। तो डी ब्रोगली से पूछा गया ठीक है साहब वेव होगा, चलिए वेव होगा, तो उसका वेवलेंथ तो कुछ बताइए कितना होगा, तभी तो हम किसी पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और मैटर है तो मैटर का कुछ मास होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। तो किसी भी मास से रिलेटेड जो वेव होता है उसी को कहते हैं मैटर वेव। किसी भी मास से रिलेटेड जो वेव होता है उसी को हम कहते हैं मैटर वेव। रिलेटेड टू एनी मैटर, मैटर मतलब मास। अब मान लीजिए पार्टिकल का मास m है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, तो डी ब्रोगली ने बोला उसका वेवलेंथ होगा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। हां आज कुटोगे और डबल कुटोगे, परसों ट्रिपल कुटोगे, बहुत बढ़िया। आइए कभी हवेली पे देखिए। तो लोगों ने पूछा इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं, मुझे लग रहा है कि इतना होगा। जहां पे p है मोमेंटम, तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो h बटा mv। जहां पे h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, m है आपका मास, v है आपकी वेलोसिटी, तो सर हमारी वेवलेंथ कितना है ये बताइए। तो चलिए आपकी वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। मान लीजिए रामलाल है 100 किलो का, बहुत भारी आदमी है। रामलाल है 100 किलो का, बट ये रेस्ट में है, तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। कोई मैटर अगर वो रेस्ट में होगा तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h बाई पी। एच पी को लिखेंगे आप m इंटू वी। वी कितना है सर 0, तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब सर इसका इनफाइनाइट डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो बहुत ज्यादा वेवलेंथ है इसका। हाँ वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में इनफाइनाइट वेवलेंथ का मतलब है अनडिफाइंड। इनफाइनाइट का मतलब यही तो होता है अनडिफाइंड। और वेवलेंथ इनफाइनाइट अगर हो गया, सोचने की कोशिश करो, तो इनफाइनाइट वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी किसी पार्टिकल की कितनी होगी फिर सर 0 होगी। मतलब इसका वेवलेंथ इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, बहुत बड़ा वेवलेंथ। और बहुत बड़ा वेवलेंथ मतलब वेव नेचर उसकी डोमिनेटिंग नहीं है, ये वेव नेचर शो नहीं करेगा। देखो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हमारी आंख की जो विजिबिलिटी है वो विजुअल लाइट के लिए सेंसिबल है। बाकी उधर हम अल्ट्रावायलेट पे जाते हैं तो भी हम नहीं देख सकते, और इंफ्रारेड पे जाते हैं तो भी हम नहीं देख सकते। मतलब हमारी आंख बहुत कम वेवलेंथ को भी नहीं देख पाती और बहुत ज्यादा वेवलेंथ को भी नहीं देख पाती है। एक विजिबल वेवलेंथ के ऑर्डर को ही हमारी आंख देख पाती है। तो हम इसको एज अ वेव देख पाएंगे क्या? नहीं, हम इसको एज अ वेव देख ही नहीं पाएंगे। वेवलेंथ बहुत ज्यादा होना मतलब वेव नेचर डोमिनेटिंग होना नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो दूसरा आदमी है, ये कलुआ, इसका मास है 100 किलो और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भाग रहा है, तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा लैम्डा इज इक्वल टू h बटा m इंटू वी। एच बताइए 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई मास हो गया इसका 100, वेलोसिटी हो गया 10, तो 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 ऊपर जाएगा तो ये तो माइनस ही हो जाएगा। और हाँ, तो 10 टू द पावर माइनस 37 मीटर। इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी इसका वेवलेंथ बहुत ही कम आएगा। कलुआ कूल है, याद रखिएगा, कलुआ कूल है, तू ही तुम्हारी जैसा कलुआ कूल है। हाँ बेटा, कलुआ बहुत कूल है। देख लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 मीटर। तो ये भी वेवलेंथ बहुत 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 ये छोटा है, तो इसका वेव नेचर डोमिनेटिंग नहीं होगा, इसको हम वेव की तरह नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है v इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड से। इतना तेज चलेगा क्या इलेक्ट्रॉन? तो तुम्हें क्या लगता है, तुम साइकिल से जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ साथ चला, और भैया सब ठीक बानू? अरे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से चलता है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है उसकी। सर ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा है, 10 टू द पावर 6 मीटर के ऑर्डर में होता है, तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा लैम्डा इज इक्वल टू h 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 डिवाइडेड बाई
मास हो जाएगा इसका 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg मल्टीप्लाई वेलोसिटी हो गया 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। इसको सॉल्व करिए एक बार। अब देखेंगे यहां पे सरप्राइजिंगली 10 टू द पावर माइनस 31 है और 10 टू द पावर माइनस 34 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये बताइए। तो 10 टू द पावर माइनस 3 और ये 6 है 10 टू द पावर माइनस 9, तो ये कुछ आ जाएगा। ऑर्डर लिख लेता हूं, डायरेक्ट में ऑर्डर लिख लेता हूं 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर के आसपास। मतलब ये एकदम डोमिनेटिंग नेचर शो करेगा वेव की तरह, डोमिनेटिंग वेव नेचर, डोमिनेटिंग वेव नेचर। मतलब बहुत इनफाइनाइट होना तो बेकार है, ये बहुत कम होना भी वेव की तरह ये बिहेव नहीं करेगा। वेव की तरह आप उसको ऑब्जर्व कब कर सकते हैं, इतने वेवलेंथ का अगर कोई वेव होगा ना, तो आप ना तो उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ना नेकेड आई से देख सकते हैं, आप इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर इतना वेव लेंथ का कोई वेव हो, तो इलेक्ट्रॉन का ये वेवलेंथ आया, इलेक्ट्रॉन का ये वेवलेंथ आया। इस इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह नहीं, वेव की तरह चलता हुआ दिखाई देगा, है ना। कैसे चलता हुआ दिखाई देगा, वेव की तरह चलता हुआ दिखाई देगा। तो आपको समझ आया कि एक आदमी वेव की तरह क्यों बिहेव नहीं करता, एक इलेक्ट्रॉन हमें माइक्रोस्कोप से वेव की तरह चलता हुआ क्यों दिखाई देता है। क्या आपको यह बात फील आया, समझ अच्छे से बताइए। क्या आपको यह फील आया, बता अच्छे से बताइए। इफ मास इज 10 kg तो रख लेना भाई 10 kg, क्या ही फर्क पड़ेगा, 100 kg और 10 kg से क्या फर्क पड़ेगा। आज 3 घंटे बताइए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अब हम आपको एक ऐसी चीज बना के देंगे, यहां पे समझाएंगे, जिसको बहुत आराम से आप पहले देखिए। मैं जो जो लिखता जा रहा हूं उसको अच्छे से ऐसे आंख कान मुंह खोल गए ऐसे देखिए, एकदम अटैकिंग मोड में, अच्छा ऐसे देखिए, और बाद में इसको बहुत प्यार से आप बनाइएगा। आप अभी बनाएंगे ना तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। आप लाख वाले अभी बना लीजिए, लेकिन इसको दोबारा आपको बनाना ही पड़ेगा। सर ऐसा क्या बनाओगे, बहुत ही जोरदार चीज बना रहा हूं मैं, आपको ये दोबारा बनाना पड़ेगा। तो पहली बार इसको आराम से देखिए और बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाइएगा और अपने कमरे में चिपकाइएगा। मैं यहां पे de Broglie वेवलेंथ के जितने वेरिएशन हो सकते हैं, जितने अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, सबका फॉर्मूला एक ही बोर्ड पे लिख दूंगा। और जितना फॉर्मूला मैं इस बोर्ड पे लिखूंगा ना, तो इससे बाहर आज तक सवाल बना है, ना बन रहा है, ना भविष्य में बन पाएगा। मतलब एक ही बोर्ड पे पूरा de Broglie वेवलेंथ खत्म। तो सर आगे खत्म नहीं, सवाल भी सारे कराऊंगा, लेकिन ये फॉर्मुलेशन वाला पार्ट है। एक ही बोर्ड पे सारा de Broglie वेवलेंथ खत्म। ठीक, चलो देखो, लेमडा इज इक्वल टू आपने पढ़ा h/p। यस सर, de Broglie वेवलेंथ मैटर वेवलेंथ होता है, लेमडा इज इक्वल टू h/p। अगर हम यहां पे मोमेंटम को लिखे मास इंटू वेलोसिटी तो कोई दिक्कत नहीं, सही बात है सर। वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो सिंपल m इंटू वी लिख देंगे। बहुत आसान है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन ये जो बेटा लिखा है हमने, ये क्लासिकल पार्टिकल के लिए है। क्लासिकल पार्टिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल पार्टिकल, मतलब उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होगी। उसके लिए हम लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/p, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, उसके लिए लिखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, क्या होता है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, क्या होता है बताइए। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या होता है सर। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो। तो उसका जो मास होता है ना बेटा, मूविंग मास, वो होता है उसका रेस्ट मास m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c²। ये हमें वैसे पढ़ना तो नहीं है, लेकिन कई बार जेई में इस पे सवाल पूछे, नीट में तो नहीं पूछा अभी तक। m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c²। किसी ऑब्जेक्ट का जब हम मूविंग मास देखते हैं तो रेस्ट मास के बराबर होता है, जब इसकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो तब। लेकिन जैसे जैसे इसकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास कंप्रेसिबल चला जाता है, तो ऑब्जेक्ट की मास कांस्टेंट नहीं रहती, मास बदल जाती है। आदित्य सर ने बताया था, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आदित्य सर ने यह बताया था कि ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, वेरिएंट होता है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट में बताया होगा। ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, वेरिएंट होता है, वो स्पीड के साथ बदल जाता है। मान लो कि तुम्हें वेट गेन करना है, तुम्हें लग रहा कि मैं बहुत ही कुपोषित टाइप का भिखारी टाइप लगता हूं, बहुत दुबला पतला हूं, मुझे वेट गेन करना है, मुझे एकदम दबंग बनना है हमारे जैसा,
तो क्या करेगा बता, क्या करेगा? भागना शुरू कर दे, भागना शुरू कर दे। जितनी रफ्तार में जाएगा ना उतना तुम्हारा मास बढ़ता जाएगा। क्या बात कर रहा हूं, एकदम सही। देख इधर, मान ले तू भागता भागता स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ना शुरू कर दिया, v इज इक्वल टू सी, v इज इक्वल टू सी। तो यहां पे देख, जैसे v को c के बराबर रखोगे बेटा, v बराबर c, देखो ना v बराबर c, तो v और c बराबर, तो ये 1 माइनस 1 0, 1/0 इज इनफाइनाइट, तुम्हारा मास इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से भागना शुरू कर दे तो उसका मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। सर ये तो गलत बोल रहे हो, अगर आदमी बिना खाए पिए दौड़ना शुरू कर दे मर जाएगा। हाँ तो ठीक है, वो अलग बात है, फिजिक्स अलग कहता है। देखो इसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, अब सुनो इसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। लैम्डा इज इक्वल टू h बटा v को तो v लिखोगे, हाँ सर v लिखेंगे, लेकिन m तुम्हारा उस इंस्टेंट पे मास होगा जब ऑब्जेक्ट चल रहा, तो उसकी मास क्या लिखोगे? ये वाली मास लिखोगे। तो ये वाली मास क्या होगी? m0 डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म ऊपर लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको ऐसे नहीं रटना है बेटा, जो मैंने लिखा है ये पूरा को ऐसे रटने की कोशिश मत करना। बस तुम ये समझना कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए मास ये होता है। तो प्लैंक कांस्टेंट h बटा वेलोसिटी v इंटू मास को लिखेंगे m0 रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। कई बार हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले, और कोई खास बात नहीं है, क्या पूछ ले? डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले, तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। डन, बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं तुम्हें 11th क्लास का थोड़ा सा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को समझाऊं, तो आपने पढ़ा होगा कि P इज इक्वल टू होता है रूट अंडर 2m/ke। तो यहां से डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बटा, बताइए मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? सर मोमेंटम, ये P जो है मोमेंटम को लिख सकते हैं आप रूट अंडर 2m/ke। क्या आपको ये याद है? बहुत बार आपने यूज किया होगा। देखिए मोमेंटम को लिखते हैं रूट अंडर 2m/ke काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, रूट अंडर 2m/ke। वेरी गुड बेटा, रूट अंडर 2m/ke, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, रूट अंडर 2m/ke, बहुत सुंदर। अच्छा सर, अगर आप किसी एक चार्ज पार्टिकल की बात करें, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो उस काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। अभी अभी आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा, वो काइनेटिक एनर्जी होता है Q डेल्टा V के बराबर। व्हेन चार्ज इज मूविंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V, when charge is moving through potential difference V, तो उसके काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? सर Q डेल्टा V लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? Q डेल्टा V लिख सकते हैं। तो बताइए यहां पे लेम्डा का फॉर्मूला क्या होगा? H डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा V। तो ये किसी चार्ज पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है जो V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड है। देखिए यहां पे लिख दिया, यहां पे इसकी कहानी भी बता दी यहां पे मैंने, V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड है। सर इस तरीके से तो हम ये भी लिख सकते हैं लेम्डा इज इक्वल टू, आप बता रहे हो H बटा mv। हाँ तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसका एक्सेलरेशन होता है फोर्स QE बटा मास m। अगर वो रेस्ट से चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी V इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहां से आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, पूरी बात मैं आपको समझा के लिख रहा हूं। H बटा मास इंटू वेलोसिटी को लिख सकते हैं QE बाई m इंटू टी, QE बाई m इंटू टी। चाहे तो यहां से मास कैंसिल हो जाएगा, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ बचेगा लैम्डा बटा QET, लैम्डा इज इक्वल टू H बटा QET। एक बहुत जोरदार बताता हूं, चार्ज को V वेलोसिटी से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर दूं तो उसका पाथ कैसा होता है? अगर किसी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैं थ्रो कर दूं तो उसका पाथ कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से थ्रो कर रहा हूं तो उसका पाथ कैसा होगा? सोच के बताओ। चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पाथ कैसा होगा?
पाथ कैसा होगा बताइए प्लीज। इफ चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स पाथ विल बी सर्कुलर। यस यस, सर्कुलर। हेलिकल नहीं बेटा, हेलिकल तब होता है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखेंगे तो हेलिकल होगा ना, याद करिए। हेलिकल शायद नहीं बेटा, हेलिकल नहीं, सर्कुलर, कर्व्ड नहीं बेटा, सर्कुलर। हेलिकल होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कंबाइंड रखेंगे, उसमें भी कंडीशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, उसे थीटा एंगल पे फेंका हो, ये सारी कहानी बात की है। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को परपेंडिकुलर फेंकोगे तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। पाथ ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। पाथ ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये सर्कुलर पूरा होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन पाथ सर्कुलर होगा। पाथ ऑफ चार्ज इन, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा हो तो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए इतना सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए mb स्क्वायर बी आर, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, वही देगा क्यू वी बी। मैग्नेटिक फोर्स लगता है परपेंडिकुलर, जब इंटर करेगा तो क्यू वी बी। वी स्क्वायर से वी कैंसिल होगा बेटा, यहां पे आ जाएगा एम बी इज इक्वल टू डिफाइन हो जाएगा, आर को इधर ले जाओगे क्यू बी आर। हाँ, एम बी इज इक्वल टू क्यू बी आर। अब आप यहां पे जानते हो डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बटा मोमेंटम एम बी को क्या लिख सकते हैं सर, क्यू बी आर। यही होगा डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फारूक शेख का कहना है नहीं सर, हेलिकल जब होगा जब हम थीटा एंगल से फेंकेंगे। हेलिकल जब होगा जब हम उसे थीटा एंगल से फेंकेंगे, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। देखो बता ही देता हूं तुम्हें, देख जब मान ले मैग्नेटिक फील्ड इधर है और किसी चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल से v वेलोसिटी से यहां फेंकोगे तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर v cos थीटा और एक होगा इधर v sin थीटा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब सुनो, जब बेटा v cos थीटा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो फोर्स नहीं लगता। लेकिन ये वाली वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा। किधर लगेगा, तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा अंदर इधर है तो इधर फोर्स लगेगा, तो इस तरह के सर्कुलर पाथ पे घूमेगा और v cos थीटा उसको आगे ले जाएगा। बिल्कुल सही बात है जब आप थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो, लेकिन जब आप 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो उसका पाथ हो जाएगा सर्कुलर। सही है, आप सही है, मेरे से बोलने में गलती हो गई थोड़ी सी। हाँ, वो हेलिकल तब भी होता है जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे तो भी उसका पाथ हेलिकल हम बनाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लेमडा इज इक्वल टू होगा एच बटा क्यू बी आर। क्या ये बात फील आई आपको? और बिल्कुल यही होगा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो उसका डिब्रोगली वेवलेंथ होगा लेमडा इज इक्वल टू एच बटा क्यू बी आर। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू एच बटा क्यू बी आर। इस बात का फील आया कि नहीं आया आपको? तो सर इसको रटना है क्या? नहीं बेटा, रटना नहीं है। अब समझिए, ये तो मैंने ड्राइव कराया ना आपको। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। एक बच्चा बोला सर हाउ क्यू बी बी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे चलता है तो उसे फोर्स। सवाल क्या होता है कि इसमें सवाल जो बनते हैं डिब्रोगली वेवलेंथ से, वो ऐसा बनता है कि उसमें हर चैप्टर के कंसेप्ट इंक्लूड हो जाते हैं।
हर चैप्टर के कंसेप्ट इंक्लूड हो जाते हैं। ऐसे सोचो, तुमने अगर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट, या चलो मैं कहूं कि तुम पढ़ रहे हो काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में सवाल किसके पूछे जाते हैं? सर काइनेमेटिक्स में मोशन के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोस्टैट के सवाल नहीं होंगे। फिर अगर आप पढ़ते हो लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के सवाल होंगे। फिर आप पढ़ते हो वेव एसएचएम, तो एसएचएम में एसएचएम के सवाल होंगे। एसएचएम में किसके सवाल होंगे? एसएचएम में वेव के एसएचएम के सवाल होंगे। लेकिन de Broglie वेवलेंथ मॉडर्न फिजिक्स का ऐसा सेक्शन है जिसमें सवाल पीछे के कई सारे टॉपिक से आ जाते हैं। अभी आप यहां पे देखिए, मैंने बात किया सिंपल क्लासिकल, फिर मॉडर्न फिजिक्स के ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के कंसेप्ट को, फिर P इज इक्वल टू √2m के कंसेप्ट को, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को। देखिए यहां पे किसकी बात की? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात की। और फिर मैंने बात किया मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं गैसियस मॉलिक्यूल की। फॉर गैसियस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे गैसियस मॉलिक्यूल का de Broglie वेवलेंथ कितना हो? तो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई गैसियस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, याद करिए, आपने केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ा होगा। क्या साउंड आ रही है? तो बच्चा क्यों रो रहे हो? एक बच्चा कह रहा है सर साउंड नहीं आ रही है। सर फिर से बोलो। हाँ तो फिर से ही बोल रहा हूं, मैं पूरा ही बोल रहा हूं और साउंड अच्छे से आ रही है। क्या साउंड आ रही है? एक बार बता दीजिए मुझे। क्या साउंड आ रही है? एक बार अच्छे से बता दीजिए मुझे। नो साउंड, ऑल ओके। क्या साउंड आ रही है? चैट रुक गया था एक सेकंड के लिए। हाँ आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है, साउंड इज वेरी क्लियर मच। देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है सर? h बटा पी। पी को क्या लिख सकते हैं सर? एम बी, या आप लिख सकते हैं √2m के। तो लैम्डा को लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई √2m के। और गैसियस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है 3/2 kBT। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √2m। काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे 3/2 kBT। अब यहां से सिंपल सा एक छोटा सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा किसका? फॉर गैसियस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T, लैम्डा इज इक्वल टू आएगा लैम्डा बराबर h बटा 3m kBT। क्या आ रहा? लैम्डा इज इक्वल टू h बटा 3m kBT। क्या आपको इसका फील आ गया? सर QVB वाले में साउंड गायब हो गया था। हाँ बेटा मैं समझा देता हूं फिर से। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे आप फेंकते हो तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए जो फोर्स लगना चाहिए वो लगना चाहिए mv²/r। तो सर सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए फोर्स mv²/r कौन लगाएगा? mv²/r लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स, जो कि होता है QVB sin थीटा। v से v² कैंसिल होगा तो यहां पे आएगा mv और r यहां आ जाएगा। तो mv को हम कहते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू QBr। तो यहां पे मोमेंटम की जगह पे QBr लिख देंगे। समझ आया? क्या आपको ये फील आया? ये वाला देखिए ना एक बार, मजेदार है। h बटा √3m kBT। इसको तो 2 से 2 हमने काट ही दिया, तो आपको दिख ही रहा होगा, फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसको लेंथी बनाने की। इसका फील आया क्या? अब यहां पे एक जोरदार में 3-4 पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज केवी? वेरी गुड क्वेश्चन। केवी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केवी? बेटा केमिस्ट्री में कुछ तो पढ़ा होगा, क्यों बेइज्जती करा रहे हो मास्टर्स की? फिजिक्स में नहीं पढ़ा, चलो मानते हैं, फिजिक्स का मास्टर बेकार होता है। केमिस्ट्री का मास्टर तो तुम्हारा बढ़िया है ना, कोई बात नहीं। हम नहीं पढ़ाते बढ़िया, तो केमिस्ट्री वाले मास्टर तो पढ़ाते होते होंगे ना बढ़िया। फॉर गैसियस मॉलिक्यूल, ये गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। अब हम बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, ड्यूट्रॉन की और अल्फा पार्टिकल की। अगर मैं इन सब में से आपसे पूछूं कि सब की वेलोसिटी चलो सेम है, या सबको सेम पोटेंशियल से मैंने एक्सीलरेट कराया, सबको सेम पोटेंशियल से मैंने एक्सीलरेट कराया, सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना, थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट कराया, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा इन तीनों में से?
अल्फा, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका होगा? सबसे ज्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका होगा? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से चार पार्टिकल को एक्सेलरेट कराऊं, अल्फा, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका होगा? सोच के बताओ। सबसे ज्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सबसे ज्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है 12.27 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय रूट अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V। और सबसे कम होता है बेटा, सबसे कम अल्फा पार्टिकल का, ये होता है 0.101 एंगस्ट्रम, क्योंकि हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ देख रहे हैं, वेवलेंथ एंगस्ट्रम में, डिवाइडेड बाय रूट अंडर पोटेंशियल डिफरेंस। ये आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सबसे ज्यादा होता है 12.27 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय रूट अंडर V। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे ये सारी चीजें तुम्हें सीक्वेंस में याद रखना आसान हो जाएगा। मुझे बस एक चीज बताइए आप अच्छे से सोच के, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या डिफरेंस है? अल्फा पार्टिकल में क्या होता है सर? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। और ड्यूट्रॉन में क्या होता है सर? 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। तो क्या अल्फा पार्टिकल का जस्ट आधा है? ये आधा ही तो हुआ। हाँ, मास भी आधा और चार्ज भी आधा। तो लेमडा के हिसाब से देखिए, अगर मास को आधा करूं तो m/2, चार्ज को आधा करूं तो q/2, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर रूट अंडर 4 बनेगा, जो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखो m/2 नीचे, q/2 नीचे, तो 2 ऊपर चला जाएगा। हाँ सर, मतलब अल्फा पार्टिकल से जस्ट डबल होता है ड्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सर जस्ट डबल मतलब 101 है, तो 0.202 डिवाइडेड बाय रूट अंडर V ऑफ एंगस्ट्रम। हाँ, एकदम सही बात, एकदम सही बात है। सोचो कितना आसान है। अल्फा पार्टिकल का 0.101 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय रूट V। अल्फा पार्टिकल का, ये मैंने तुम्हें रटने के लिए बोला। सर रटने के लिए कैसे आएगा? ये आएगा ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, पोटेंशियल डिफरेंस तो डेल्टा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दो, आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे सोचूं, मतलब बोलूं कि प्रोटॉन के बारे में आपका क्या ख्याल है, प्रोटॉन के बारे में कुछ बताएं, तो सोचिएगा ध्यान से कि सर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर ड्यूट्रिनो बना था। प्रोटॉन में तो एक प्रोटॉन है बस। हाँ, तो चार्ज ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या सेम होता है? चार्ज प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का क्या सेम होता है? हाँ या ना में बताइए। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है क्या? हाँ या ना में बताइए। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है क्या? हाँ या ना में बताएं। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है क्या? प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है क्या? प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है क्या? आर्या पी कह रही नहीं सर। आदित्य कह रहे हैं नहीं सर। बेटा सेम ही होता है ना। ड्यूट्रॉन में होता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन में एक प्रोटॉन, तो चार्ज तो सेम ही हुआ। तो चार्ज सेम, लेकिन मास आधा, तो बस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2 की वैल्यू होती है 1.41, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट इसका डबल नहीं होगा, √2 टाइम्स होगा ना, डबल नहीं होगा ना। अगर इसे डबल होता तो 404 होता, लेकिन ये होता है 0.286 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय रूट अंडर V। इन सब को समझाने में मैंने आपको एक लॉजिक दिया है, थोड़ा समय लगाया है। इन सब को समझाने में एक पर्टिकुलर लॉजिक बताया मैंने आपको, थोड़ा समय लगाया। इट्स नॉट विजिबल, एक विजिबल नहीं होगा, बस ये वाला कलर विजिबल नहीं होगा। इस वाले कलर को मैं दोबारा लिख देता हूं, चलो इसको भी दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा मोटा लिख देता हूं। चलो इधर ड्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा 0.202 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय रूट V, और प्रोटॉन का हो जाएगा बेटा 0.286 डिवाइडेड बाय रूट V ऑफ एंगस्ट्रम। और वैसे भी आपको ये खुद से बनाना है ना, विजिबिलिटी का क्या, इसी का प्रिंट आउट लेगो क्या? इसी का प्रिंट आउट थोड़ी ना लेना है यार, नहीं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप खुद से बनाएंगे इसको बहुत अच्छे से। सर प्रोटॉन का फिर से बताइएगा प्लीज। ठीक है फिर से बताते। देखो
तुम इसको इस चीज को मिस कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं ये बता दूं। देखो प्रोटॉन जो होता है उसका मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज होता है प्लस। जो बेटा ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन का मास होता है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, दोनों के मास को हम ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं। और उसका चार्ज होता है प्लस ही, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही, न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रॉन बनता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से। जब हम अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो अल्फा पार्टिकल इज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। ये नीट 2020 का सवाल है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से इसका मास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज हो जाएगा इसका +2e। ये होगा बेटा। अब देख लीजिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है लेकिन प्रोटॉन का मास आधा है ना। देखिए पूरा समझा दिया। अब यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो जो अल्फा पार्टिकल का था उससे डबल होगा न्यूट्रॉन का, तो जस्ट डबल किया, और उससे √2 टाइम्स ज्यादा होगा प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पता है एकदम फील है कि नहीं? और देखिए कितना ब्यूटीफुली अरेंज्ड है, और आप इससे बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। एक चीज और मेंशन करना था लेकिन इस पे मेंशन नहीं करूंगा, मैं यहां लिख दूंगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ of electron in a nth orbit of hydrogen atom, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। nth orbit of hydrogen atom, de Broglie wavelength of electron in a nth orbit of hydrogen atom। lambda is equal to होता है बेटा h divided by √2m k। अब किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, तो आपने पढ़ा है ये एटम में चैप्टर में कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है। टोटल एनर्जी के बराबर होता है मैग्नीट्यूड उसका, है ना। तो कितना होता है मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड होता है बेटा उसका 13.6 डिवाइडेड बाई n²। यहां पे रख देंगे तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई 13.6 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा तेरा 27.2, तो ये हो जाएगा 27.2 m के, सॉरी के की तो वैल्यू हमने रख दिया है, ये हो जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी को ये रख देंगे आप, तो बटा n² और था तो ऊपर चला जाएगा, n² रूट से बाहर जाएगा तो n आ जाएगा। ठीक है क्या? सर 11 का कुछ नहीं आता, क्या करूं? 11 का छोड़, तो ये बता क्या ये तुम्हें टेबल बहुत जोरदार अच्छे से समझ आया? तो एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप दिखा दे मुझे, क्या ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया? एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा को h/p को हमने mb लिखा, चलो mb हो गया। उसके बाद हमने क्लास रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए h/mb लिखा, h और v को सेम रख दिया। मास को हमने लिख दिया m = m0 √1 - v²/c²। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2m के, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है सर? q डेल्टा v, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने q डेल्टा v यहां पे पुट कर दिया। चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है? ये QE लगता है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा सर? QE/m हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज आता है 90 डिग्री एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है MQVV, और QVV बराबर mv²vr रखेंगे तो mv आ गया QBr, तो mv की जगह पे QBr रख देंगे। बहुत आसान है। गैसेस मॉलिक्यूल के लिए ये होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का कभी भी बच्चे को याद नहीं रखता, हमेशा वो रखता है। लेकिन मैंने तुम्हें किस पैटर्न से समझाया देखो बेटा, तुम 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें याद होगा। और तुम अपने दोस्तों से पूछ लेना कि बता दो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा कितना होता है, तो निकालेगा। लेकिन तुम्हें सर, लेकिन आप तो रटवाए हो। मैंने कोई एक चीज नहीं रटवाया, मैंने तुम्हें जो कंसेप्ट समझाया उसे ये चारों लिंक होकर याद हो रहे हैं ना। अगर थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो चारों लिंक होकर याद हो रहे हैं। 4 सवाल करोगे तो हमेशा के लिए ये तो आपको याद हो जाएंगे, हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसको बहुत अच्छे से बेटा नोट्स बनाइएगा और मेरे तक किसी तरीके से पहुंचाइएगा। जिसका सबसे बढ़िया नोट्स होगा उसको इनाम मिलेगा, MR गोल्ड मेडल। MR गोल्ड मेडल इनाम मिलेगा उसको। गैसियस रिपीट, यस आई विल रिपीट, मैं यहां पे पढ़ाने के लिए हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। गैसियस आई विल रिपीट। देखिए गैसियस मॉलिक्यूल का होगा लैम्डा = h/√2m के, √2me। E की वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल का T टेम्परेचर पे होता है 3/2 kBT। काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल का होता है 3/2 kBT, तो यहां पे लिखेंगे 3/2 kBT।
2 से 2 कैंसिल होगा तो होगा 3m kBT। क्या होगा? 3m kBT। अब समझ आया? चलो अब यहां पे बहुत जोरदार सवाल है, बहुत जोरदार सवाल लिखा हुआ है। फाइंड रेशियो ऑफ de Broglie wavelength of proton, deuteron and alpha particle when they are moving with same momentum। बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, तीनों अलग है। नोट्स कहां से सेंड करें, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन नोट्स मेरे तक पहुंचाएगा उसको पूरे 10 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तुरंत उसको मैं 10 रुपए दूंगा, पूरे 10 रुपए। जो सबसे शानदार नोट्स बनाएगा उसको मैं 10 रुपए दूंगा। चलो, फाइंड रेशियो ऑफ de Broglie wavelength ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल व्हेन दे आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम। अगर वो सेम मोमेंटम से चल रहे हो तो उनका de Broglie wavelength का रेशियो क्या? बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट। सर de Broglie wavelength होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। हाँ, तो सर आपने बोला मोमेंटम सबका सेम है। जब मोमेंटम ही सेम कर दोगे तो प्लैंक कांस्टेंट तो वैसे भी सेम होता है। हाँ, तो चाहे पार्टिकल अब दुनिया का कोई भी हो, उसका de Broglie wavelength, चाहे वो प्रोटॉन हो या ड्यूट्रॉन हो या अल्फा पार्टिकल हो, उसका de Broglie wavelength 1:1:1 ही होगा। कितना आसान है देखो सर, सिर्फ 10 रुपए। भिखारी आदमी, चूहे खाने वाले प्रजाति से तुम बिलोंग करते हो, है ना? 10 रुपए तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रकम है। सिर्फ 10 रुपए बोल रहा है ये। 1:1:1। सर अभी कहा था आपने कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन का de Broglie wavelength अलग होगा जब उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तब जब सबकी मोमेंटम, तुम मोमेंटम मेरा इलेक्ट्रॉन के बराबर कर दो किसी तरीके से, तो मेरा और इलेक्ट्रॉन का de Broglie wavelength सेम होगा। मेरा और इलेक्ट्रॉन का de Broglie wavelength सेम होगा। चलो आगे देखो, रेशियो ऑफ de Broglie wavelength ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल व्हेन दे आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। व्हेन दे आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, पहले वो सेम मोमेंटम से चल रहे थे, अब सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। जब उनका वेलोसिटी सेम होगा तो उनका de Broglie wavelength का रेशियो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। de Broglie wavelength होता है h/mv। हाँ सर बिल्कुल होता है h/mv। मैंने वेलोसिटी सबका सेम कर दिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ जाएगा बस। प्रोटॉन की de Broglie wavelength, ड्यूट्रॉन की de Broglie wavelength और अल्फा पार्टिकल की de Broglie wavelength, मास देखेंगे। प्रोटॉन का मास अगर m है तो ड्यूट्रॉन का मास 2m होगा और अल्फा पार्टिकल का मास 4m होगा। m कैंसिल, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका रेशियो होगा 4:2:1। मुझे लगता है मेरे से पहले बहुत सारे बच्चे बता चुके होंगे 4:2:1। यस, आरूस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों से थोड़ी थोड़ी गलती हो गई, बहुत बढ़िया। 1 राज रॉय कह रहे हैं 1:4 का, नहीं 4:1। देखिए बेटा 4:1, आप समझे नहीं? यहाँ 1/m, 1/2m, 1/4m, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से हर तरफ, 4 4 4, तो ये 4/2 2 और ये 4/4 1 आ जाएगा। इफ दे आर एक्सिलरेटेड थ्रू सेम काइनेटिक एनर्जी, जब सेम काइनेटिक एनर्जी से चलेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √2m/e। हाँ सर सही बात है। अब सब कुछ अगर सेम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी 2 और h, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल √m आ जाएगा। तो सर ये तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा। पिछले वाले सवाल से हिंट लेके ये होगा 2:√2:1, 2:√2:1, 2:√2:1। कितने लोगों को ये समझ आया? 2:√2:1 बेटा ये समझना पड़ेगा, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 2√2:1, बहुत बढ़िया। सारस आई एम चपड़ी, बोलिए आपका मोमेंटम सेम कैसे करे इलेक्ट्रॉन के साथ? थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली। यस, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। नेक्स्ट देखिए 2002 का पूछा हुआ सवाल है, इफ पार्टिकल आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी देन बीच हैज मैक्सिमम de Broglie wavelength। सेम वेलोसिटी से चल रहा, सेम। बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो सर बात ही खत्म, इलेक्ट्रॉन का होगा, क्या डिस्कस करें। अगर वो सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो de Broglie wavelength इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास सबसे कम होगा उसका de Broglie wavelength सबसे ज्यादा होगा। मास सबसे कम किसका होता है सर? इलेक्ट्रॉन का। बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज डी। दिस इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन एट ऑल। मजा आया कि नहीं आया बताइए? चलिए नेक्स्ट सवाल करते तब आएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ दे
इफ द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बोथ द पार्टिकल इज सेम। भाई साहब बढ़िया है। फाइंड द रेशियो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी का रेशियो बताइए। इफ दे हैव डिब्रोगली वेवलेंथ, सॉरी, इफ द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बोथ द पार्टिकल इज सेम, मतलब प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का डिब्रोगली वेवलेंथ क्या है, सेम है। तो सर प्रोटॉन की डिब्रोगली वेवलेंथ को लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये लिखेंगे आप, सॉरी, h बटा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन से 4 गुना होता है, हाँ, इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल होगा, एस कैंसिल होगा। अब प्रोटॉन पहले है तो ये प्रोटॉन ऊपर, वेलोसिटी ऑफ अल्फा नीचे, प्रोटॉन बटा वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4:1। 4:1, 1:4 आ रहा है किसी का। अरे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो यार। देखो पहले जो प्रोटॉन बोला ना, तो प्रोटॉन की वेलोसिटी को पहले लिखेंगे, ये प्रोटॉन है और ये अल्फा है, तो प्रोटॉन यहां चला जाएगा, तो प्रोटॉन बटा वेलोसिटी ऑफ अल्फा, ये 4 यहाँ, 4:1। मतलब सब कुछ सीखने के बाद भी 1:4 एंड 4:1 में कंफ्यूज हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, बीच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग नहीं, सूखा नशा करके टाइप किया है क्या यार। बीच ऑफ द फॉलोइंग, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, द वन विच हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ। ऑल ऑफ फॉलोइंग होगा, ऑल ऑफ फॉलोइंग हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। ऑल ऑफ फॉलोइंग मतलब जितने नीचे सबकी काइनेटिक सेम काइनेटिक एनर्जी, देन वन बीच हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, जब सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए यार। देखो एक बार, इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, हाँ इलेक्ट्रॉन ही होगा। √10 बहुत ईजी है। देखो कितने रफ्तार में सवाल हो रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखना, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल देन रेशियो ऑफ वेवलेंथ। घबराना नहीं, सेम पोटेंशियल। तो देखो डिब्रोगली वेवलेंथ एक तो पढ़ा तुमने लैम्डा इज इक्वल टू h/p, फिर पढ़ा तुमने h बटा p को लिख दिया mv, फिर तूने p को लिख दिया √2mke। तो सारे फॉर्मूले एक ही चीज से ड्राइव हो रहे हैं लेकिन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में, और काइनेटिक एनर्जी को आपने लिख दिया था फिर √2mq डेल्टा v। अब इस सब में अच्छे से कंपेयर करके मुझे एक चीज बताओ। सर क्या बताएं, इस सवाल के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा वाला, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल देन रेशियो ऑफ वेवलेंथ इज, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में जो सेम दिया हुआ है वो, तो सेम पोटेंशियल दिया हुआ है, तो सेम पोटेंशियल के टर्म्स में ये हो गए। अब पोटेंशियल डिफरेंस उनका सेम है तो ऐसे कह सकते हैं डिब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HB सेम √m/q। अब जब आप लिखेंगे इसको प्रोटॉन के लिए तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन m और चार्ज ऑफ प्रोटॉन e डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऊपर चला जाएगा, 4 गुना इसका मास होगा और चार्ज डबल होगा। आप ध्यान से देखेंगे me से me कैंसिल हो जाएगा। √8 का मतलब है बेटा, √8 का क्या मतलब है, √8 का मतलब है 2√2, 8 तो 2√2, तो ये हो जाएगा आपका जवाब। तो लेकिन सर आपका तो आ रहा है 2√2/1, तो बेटा ये तो तब कंफ्यूज हो गए ना जब दोनों ऑप्शन दिया हो। जब एक ही ऑप्शन हो तो डी ही टिक करेंगे, है ना। 2 ऑप्शन होता तो हम प्रिसाइज देखते हैं कि किसका बटा किसका, लेकिन जब ऑप्शन में सेम ही है तो हम तो यही देखें ना कि 2√2 किस में आ रहा है बस। ये नीट 2015 कैंसल्ड हो गया था पेपर, उसका सवाल है ना। नीट का पेपर सब नीट का है, AIPMT होता था या नीट होता था पता नहीं। Which of the following represent the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? Which of the following figure represent the variation of particle momentum and wavelength? P और लेम्डा के बीच में कौन सा ग्राफ सही बना है, P और लेम्डा के बीच में कौन सा ग्राफ सही बना है, बताएं प्लीज, कौन सा ग्राफ सही बना है। डी सही है क्या, क्योंकि सर हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/p। सर h तो आपका कांस्टेंट है, तो देखिए p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ जो बनता है वो इस तरह का बनता है जिस कर्व का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। अब यहां पे एक छोटा सा मैं तुम्हें एमआर स्टार देना चाहता हूं। सर क्या है एमआर स्टार, किसको कहते हैं एमआर स्टार? एक सोच है। कैसी सोच? वो सोचना पड़ता है, कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को सोचने के बाद आपको मिलेगी चरम सुख की अनुभूति, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। आइए बताता हूं। एक बात बताओ, अगर यहां पे ग्राफ वेवलेंथ वर्सेस मास का पूछता तो सर वेवलेंथ वर्सेस मास का पूछता तो भी यही आंसर आता। क्यों? क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मोमेंटम को एम भी लिख सकते हैं। अगर वो लैम्डा और पी का पूछे तो सर लैम्डा और पी का पूछेगा तो यही बनेगा, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। अच्छा, लैम्डा और वेलोसिटी का पूछेगा तो भी ये सर यही बनेगा। अच्छा, अगर लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का पूछेगा तो मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m/k। यहां भी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राफ यही बनेगा। सर अगर चार्ज से पूछे तो, वेवलेंथ और चार्ज का ग्राफ पूछे तो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। अब ये समझाने के लिए मैं एक बार अपनी पुरानी टेबल पे जाता हूं और तुम्हें एक चीज नोटिस करने के लिए कहता हूं, जो कि देख के बड़ा आश्चर्य होगा। चाहे वो वेवलेंथ का ग्राफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स से पूछे, आंसर डी ही होगा। कैसे? देखो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ चार्ज। लेकिन है तो रूट में। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफैक्ट लैम्डा इलेक्ट्रिक फील्ड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ कैसा लगा ये एक सोच? एक सोच है, मैं कोई नया चीज नहीं बताऊंगा दुनिया से अलग। बताओ तो कैसा बनेगा? बताओ तो वेवलेंथ, डिब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा बनेगा? बताओ सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा बताओ, डिब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा? सर आंख बंद करके चाहे तो कुछ भी ले, काइनेटिक एनर्जी लिख ले, कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा लगा? ये चमका कि नहीं चमका? एकदम जोरदार चमका तो लिख दीजिए जोरदार, एमा स्टार चमका। चमका तो बताइए, लिख दीजिए एमा स्टार चमका। सवाल कुछ भी हो, आंसर एक ही होगा। बताइए एमा स्टार चमका, फटाफट लिख दीजिए एमा स्टार चमका। चलिए अब आगे देखते हैं। नीट 2016 का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सुंदर सवाल। यह सवाल नीट में 2 बार पूछा है और मैं यहां पे एक डेट लिख देता हूं। आईआईटी 2021 में पूछा है। क्या बात कर रहे हो सर? आईआईटी वाले नीट का कॉपी कर रहे हैं? हाँ करते हैं कभी कभी। आईआईटी 2021 के पेपर में देखिएगा ये पूछा है। आइए करें सवाल। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड प्रोटॉन हैव सेम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड प्रोटॉन हैव सेम एनर्जी। फोटॉन। Electron and photon have same energy E. Then ratio of de Broglie wavelength associated with them is. तो उनका de Broglie wavelength का रेशियो क्या होगा? एमा स्टार चमका, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मजा आ गया। गजब ढा रहे हो सर जी, बहुत बढ़िया। अभी तुमने देखा कहां है सर? आज बहुत अच्छा आराम से पढ़ा रहे हो। ये तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में अच्छाई का डेफिनेशन है ना। मुझे इस तरीके से पढ़ाना तुम्हें अच्छा लगता है। देखो बेटा, हम ऐसे मास्टर हैं जो हर तरीके से पढ़ाना जानते। तुम्हें क्या लगा कि मुझे सिर्फ चिल्लाना आता है? नहीं, यही तो खास बात है। जैसे पढ़ोगे वैसे पढ़ाना आता है मुझे। हम तो साहब हर तरह के माल लेके बैठे हैं। बताओ कैसा वाला चाहिए तुमको? कैसा चाहिए बताइए? हर तरह का फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास, हर तरह का। अब ये आप पे डिपेंड करता है। किसी को अच्छा नहीं लग रहा हो, किसी को नहीं सर वो वाला जो स्टाइल है ना, उसमें सर एकदम नींद खुल जाता है। हाँ, तो एक क्लास में सारी स्टाइल अच्छे से आनी चाहिए। मुझे तो कल तक ऐसा ही लगा था। अभी तो बहुत राज बाकी हैं। अभी तुमने देखा कहाँ है?
अभी तो तर्कस में बहुत तीर है, बहुत कुछ देखना बाकी है अभी तुम्हें। मैं बहुत सारी वैरायटी से पढ़ाना जानता हूं बेटा। देखो कोई बात नहीं, देखो इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and photon have same energy, then ratio of de Broglie wavelength associated with them is तो de Broglie wavelength का रेशियो क्या होगा, de Broglie wavelength का रेशियो क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, जब आप फोटोन की बात करेंगे तो याद रखिए मैंने आपको बताया था कि फोटोन के लिए यही फॉर्मूला सही है, E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। ये तो लाइट को पार्टिकल की तरह एज्यूम करके आपने लिखा था, तो सर लेमडा इज इक्वल टू ये हो जाएगा एस सी बाई ई, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये फोटोन का आ गया, हाँ फोटोन का आ गया। और जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसा लिखना सही है ना? ये गलत है, गलत है। और ये गलत ही आपको पहले समझना है। एन नंबर ऑफ बच्चे ये आके पूछते हैं, क्या पूछते हैं सर? ये आके पूछते हैं कि सर E बराबर एस सी बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लगा सकते क्या? नहीं, ये सिर्फ फोटोन के लिए लगता है। ये किसके लिए लगता है? सिर्फ फोटोन के लिए लगता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे? de Broglie वेवलेंथ का कंसेप्ट। de Broglie वेवलेंथ का कंसेप्ट क्या कहता है? E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, सॉरी लेमडा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का H बटा रूट अंडर 2m एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दोनों की एनर्जी सेम थी, कोई बात नहीं। हमें बोला था इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन के de Broglie वेवलेंथ का रेशियो। तो ये रहा आपका फोटोन और ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, डिवाइड कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन बटा फोटोन हमें चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये रही H बटा रूट अंडर 2me, और बेटा फोटोन की ये रही SC बटा E, तो ये नीचे आ जाएगा SC, ऊपर आ गया E। H से H आपका कैंसिल हो रहा है बेटा, देखिए ध्यान से। और ये E बाहर है, ये रूट के अंदर E है, तो ये E का पावर 1, ये E का पावर हाफ, तो E के पावर हाफ से E कैंसिल करो तो ऊपर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर E और नीचे रूट अंडर 2m, तो ये हो जाएगा आपका E बाई 2m। E बाई 2m का रूट का मतलब पावर हाफ और बटा 1/c। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? सर ऑप्शन मैच कर रहा आपका C वाला है ना, C वाला ऑप्शन मैच कर रहा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? वाई रॉन्ग? ये स्नेहा शर्मा बेटा, लगता है आप मेरी पहली क्लास नहीं पढ़ी थी। दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज ओनली वैलिड फॉर फोटोन, बिकॉज इट इज वैलिड फॉर फोटोन, बिकॉज इट इज ओनली फॉर फोटोन। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल के लिए नहीं लिख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए लिख सकते हैं बेटा। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिख सकते हैं? फोटोन के लिए लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज ओनली वैलिड फॉर द फोटोन, बिकॉज इट इज ओनली वैलिड फॉर फोटोन। E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, ओनली वैलिड फॉर फोटोन। अब सुनना, ये तो ठीक है, हमने कैलकुलेट किया, हमारा आंसर C आ गया। अब आपको एक जोरदार MR स्टार बता रहा हूं। MR स्टार क्या है? MR स्टार ये मेरा सबसे फेवरेट MR स्टार है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है दुनिया वालों को देख के। मतलब मैं जब कोटा में भी था ना, तो मैं एक कोटा की ट्रुथ बता रहा हूं तुम्हें, बहुत सच्चाई बता रहा हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। और सच्चाई ये है कि वो कहते थे कि यूनिट एंड डायमेंशन सबसे छोटा चैप्टर है, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और कोटा के 80% बैचेस में यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत रेयरली ही किसी बैच में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया जाता है या थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जाता है। कहते तो हलवा है, तो क्या भारी क्या है? तो भारी है मैकेनिक्स, हम वो पढ़ाएंगे बेटा। यहां पे हम इसलिए नहीं आए कि हमें फिजिक्स सीखना है, हम यहां पे इसलिए आए हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। और नीट में जिसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें लगता है यूनिट एंड डायमेंशन। डैश में भी नहीं पढ़ाया था सर, हाँ नहीं पढ़ाते हैं। विनय पांडे कह रहे सर डैश में भी नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाते। डैश 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 में नहीं पढ़ाते। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है। अब देखना मैं सवाल करूंगा ना, तुम्हें लगेगा सर इसको कहां छुपा के रखा था, ये तो अखंड मजदूरी हो गए। अगर आप ऐसे करेंगे तो नीट 2020 में बैठेंगे, 22 में बैठेंगे, सॉरी नीट 22 में बैठेंगे और आपका पेपर खत्म होगा 26 में। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो मैं बताता हूं। ये तुमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बटा
फोटोन के वेवलेंथ का रेशियो। सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है? सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या रेशियो क्या होता है? डायमेंशनलेस। अगर तुमने बिना यूनिट एंड डायमेंशन का फिजिक्स पढ़ा ना, तो मेरी नजर में, बुरा मत मानना, मेरी नजर में तुमने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं, बकलोली किया है। सर कैसे कह सकते हो आप? सर बिना यूनिट डायमेंशन का फिजिक्स नहीं पढ़ सकते ना। तो तुमने एक नजरिया फिजिक्स को देखने का तुम्हारे अंदर मिसिंग है। सर कौन सा नजरिया? डायमेंशन का नजरिया। देखो ध्यान से, ऊपर भी वेवलेंथ, नीचे भी वेवलेंथ, वेवलेंथ बटा वेवलेंथ डायमेंशनलेस होगा, है ना, यूनिटलेस होगा। अब देखो यहां पे क्या लिखा है? सर स्पीड ऑफ लाइट, मास, एनर्जी, मास, एनर्जी, सी सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये कभी डायमेंशनलेस तो बन ही नहीं सकता। और वैसे भी तुम देखो, एनर्जी को एमसी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, डायमेंशनली तो लिख ही सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एमसी स्क्वायर, मास 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 का स्क्वायर, तो मास तो बच ही रहा है ना। डायमेंशनलेस का मतलब है मास भी कट जाना चाहिए, लेंथ भी कट जाना चाहिए, टाइम भी कट जाना चाहिए, आंसर हो ही नहीं सकता। यहां पे देखेंगे बेटा, ध्यान से एकदम सोचिए, ई को मैं लिख सकता हूं, एनर्जी को लिख सकता हूं एमसी स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे सी और सी मल्टीप्लाई होकर सी का डायमेंशन आ जाएगा, मास भले ही कट जाएगा, डायमेंशनलेस नहीं आ रहा। यहां पे भी लिखोगे एम सी स्क्वायर, मास से मास कटेगा, सी बच गया, ये आंसर नहीं आएगा। यहां पे ई को अगर तुम लिखते हो सिंपल सा एम सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर बटा एम का पावर हाफ इंटू 1/c। एम से एम कैंसिल, सी का पावर, सॉरी सी स्क्वायर का पावर हाफ क्या होगा सर? सी होगा। सी बटा सी क्या होगा सर? डायमेंशनलेस होगा, सी आंसर होगा। देख कितना अच्छे से दिख रहा है कि डायमेंशनलेस आ गया। एनर्जी को एमसी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, एनर्जी को एमसी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना डायमेंशनली। तो ये लिखा मैंने एनर्जी को एमसी स्क्वायर, मास से मास कटा, ऊपर सी स्क्वायर का रूट सी और नीचे सी, डायमेंशनलेस आ गया, सब कट गया, m0 l0 t0 आंसर आ गया। तुमने जितने भी फिजिक्स में चैप्टर पढ़े होंगे, आई एम शॉक्ड, यस, माइंड ब्लोइंग, आज तक फिजिक्स में जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे उसमें तुमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल दूं अगर, तो तुमने एक लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा है सर? E इज इक्वल टू कुछ था सर 2 लैम्डा r कुछ था, प्लेट का क्या था, रिंग का क्या था, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा था। तो बात बताऊं, सब फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा अगर तुम उसको डायमेंशन के नजर से देख लोगे तो। क्योंकि जितने भी तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं सारे फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट है, सारे फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट है। फिर सोच, एक लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसा ही आता है जैसा एक पॉइंट चार्ज का आता है, सेम डायमेंशन का आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे किसी का डायमेंशन तो ही रहना चाहिए। हां तो तुमने कोई भी चीज को डिराइव किया है, पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, लेकिन डेरिवेशन सही है या गलत, रिजल्ट सही है या गलत, उसका एक नजरिया होता है देखने का, डायमेंशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायमेंशन से ही सब कुछ होगा, लेकिन एक नजरिया है, एक एंगल है किसी चीज को विजुअलाइज करने का। उससे अगर विजुअलाइज करोगे तो एग्जाम में अगर तुम फॉर्मूला गलत लिख दोगे ना, तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, अरे रामलाल क्यों चोमू वाली हरकत कर रहा है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना होगा। हर एक चीज तुम्हें अलग से ही चमकेगा, एक दिव्य रोशनी दिखाई देगी तुम्हें, हर एक चीज अलग से ही चमकेगा। वो कहेगा, तुम जैसे ही गलत लिखोगे ना, वो खुद ही कहेगा, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो देखो डायमेंशन ही नहीं आ रहा इसका। चलो देखो, फिगर शोज 4 सिचुएशन इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड respectively, in which case de Broglie wavelength of electron is increasing. In which case de Broglie wavelength of electron is increasing. ले मां सर क्यों हिला डाला ना, बस इतना ही सोच पाया, इतना ही सोच पाया। कुछ बढ़िया सोच यार, बढ़िया सोच। एमआर सर नहीं, एमआर बाबा बेटा,
और बाबा क्यों, बूढ़े हो क्या आप? नहीं, बाबा उसको कहते हैं जो तुम्हें ज्ञान की बातें बताए, सर नहीं बाबा, याद रखना, है ना। कहीं भी मैं रास्ते में मिलूं, कहीं भी मिलूं, बोला और बाबा क्या हाल चाल, ठीक है, चल देख दे मजे कर रहे हैं, देखो। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, और ये रहा इलेक्ट्रॉन। इसमें पूछा इन विच केस डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग, मतलब लेमडा इंक्रीज हो रहा। लेमडा का फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू एच बटा एम बी। लेमडा तभी इंक्रीज होगा जब वेलोसिटी घटेगा, जब वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा हुआ है, तो जिधर फोर्स उधर वेलोसिटी। हाँ सर, तो जिधर फोर्स उधर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ घट जाएगा। ए ऑप्शन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटेगा। ये बताइए चमका, बताइए। बाबा जी की एमआर स्टार बे, बाबा जी की बूटी, बाबा जी का एमआर स्टार, एमआर बाबा का एमआर स्टार, बाबा जी का स्टार, बाबा जी की बूटी खाएगा 2 गोली प्रतिदिन। एमआर स्टार की गोली खाओ, फिजिक्स से डर दूर भगाओ। एमआर स्टार की बूटी खाओ, फिजिक्स से डर दूर भगाओ, फिजिक्स का डर दूर भगाओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, इसमें फोर्स किधर लगेगा सर, फोर्स पीछे लगेगा, तो फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ h बटा एम बी, वेलोसिटी कम तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बढ़ेगा। बहुत ही लॉजिकल सवाल, सुंदर सवाल, बी आंसर होगा। इस पे फोर्स जीरो लगेगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो लगेगा। क्यों सर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल चल रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा, तो इस पे भी फोर्स जीरो, तो फोर्स जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो लेमडा कांस्टेंट, तो सी और डी में लेमडा कांस्टेंट होगा, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा, जो कि बहुत सारे बच्चों का यही आ रहा है। एमआर बाबा की एमआर बूटी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। यह सवाल है नीट 2020 का, बहुत ही जोरदार, रिसेंटली पूछा गया है। एन इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस वन नैनोमीटर, देन पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंसेस ध्यान से देखिएगा, मैंने जो आपको कराया है, लेमडा इज इक्वल टू एच बटा एम बी, लेमडा इज इक्वल टू एच बटा एम बी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन v पोटेंशियल जब इलेक्ट्रॉन को एसिलेट कराता है, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था 12.27 बटा रूट अंडर v ऑफ एंगस्ट्रॉम। अब इसने डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये दे दिया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.22 इंटू 10 टू द पावर 2 नैनोमीटर, नैनो होता है 10 टू द पावर 9, तो इसको लिख सकते हैं आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1.2 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। यहां से रूट वी निकाल लो, बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। इससे ये कैंसिल करोगे तो ये 10 आएगा, 10 का मतलब है 10 टू द पावर 9 और वो 10 टू द पावर -11, तो रूट वी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 आएगा, तो मेरे से 10 टू द पावर 4 आंसर आ जाएगा डी। स्क्वायर उधर जाएगा तो v इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4। एम आई करेक्ट? अरे बहुत बढ़िया बेटा, कौन है ये, शुभम शर्मा, बहुत बढ़िया, जोरदार। सर ऑफ बायो क्लास है, अननोन, नाम तू नोन रख ले बेटा पहले, फिर बात करना। बायो क्लास अभी से 25 मिनट बाद है, अभी से थक रहा है, इतना कमजोर बनेगा तो कैसे काम चलेगा। तेरे जैसे इंसान डॉक्टर बनना भी नहीं चाहिए, कमजोर इंसान डॉक्टर बनेगा तो देश का हालत ऐसे ही खराब है, और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो बता दो आज दुनिया वालों से कि कोई भी कमजोर इंसान, कमजोर क्षमता वाली, जल्दी घबराने वाले, डर वाले, कुपोषित मेडिकल की तैयारी ना करे, और खासकर लक्ष्य बैच के में एडमिशन ना ले, क्योंकि अगर ये डरे हुए इंसान हमसे पढ़ लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। डरे हुए घबराए हुए लोग प्लीज कम से कम लक्ष्य बैच में ना आए, क्योंकि ये हमारा धाकड़ बैच 7:30 से 45 मिनट बाद है। अभी से डर रहा है तो झूठ बोलेगा। इसके पास मान लो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल हॉस्पिटल में चला जाए, कोई बेचारा गरीब आदमी आएगा दिखाने, बोला नहीं नहीं अभी तो मेरा ऑपरेशन है, और साले का ऑपरेशन होगा नहीं, झूठ बोलेगा। ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे। देश का ऐसी हालत इतना खराब है,
देखो ये बोल रहा था अभी क्लास है और अभी क्लास 45 मिनट बाद है। ऐसे लोग मरी जाएगा दिखाने, बोलेगा नहीं नहीं मेरा तो आधे घंटे बाद ऑपरेशन है, और भाग जाएगा ये पिछली गली से। ये कमजोर इंसान है। देखो बताओ यार, मतलब बहुत बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है दिल से बुरा लगता है ये बात। नेक्स्ट 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 नीट 2019। ओ माय गॉड, देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल करा रहे हैं आपके लिए, इतने जोरदार तरीके से आपको कंसेप्ट बताया, इतने जोरदार तरीके से आपको कंसेप्ट बताया, और नीट के सारे सवाल 2 लाइन में सॉल्व हो रहे हैं। बस कैलकुलेशन है 1 लाइन का बस। इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सेम पूछ लिया सवाल है, 1 2 3 1 2 3 4 तो आंसर हो जाएगा ये बी आंसर हो जाएगा। देखो तो एक बार, मैं गेस कर रहा हूं, ऐसे तुक्का मार रहा हूं। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, 12.27 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 का रूट तो 10 आ जाएगा। 12.27 100 और 10 टू द पावर 10। नहीं नहीं नहीं, यही तो होना चाहिए, सी होगा, सी। यस नहीं है सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो तो 1.27 10 टू द पावर, अच्छा नैनोमीटर था ना, यहाँ पे मीटर है। ओ मैं पिछले सवाल से रेफरेंस ले कर रहा था, कोई बात नहीं। सी आंसर मैंने निकाला वे, मैंने निकाला, बहुत मारूंगा, मारता बहुत हूँ मैं। 10 टू द पावर 10 मीटर, तो 100 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? नेक्स्ट वन इज नीट 2018। देख IIT 21 20 19 18, देखो 18 का सवाल है। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v0 i कैप। रेस्ट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी बेटा दिया हुआ है v0 i कैप। इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -E0 i कैप। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस तरफ है, -E0 i कैप मतलब पीछे की तरफ है। If lambda naught is de Broglie wavelength initially, then its de Broglie wavelength at time t is। तो इनिशियल de Broglie wavelength को क्या लिखोगे, तो जिस इंस्टेंट पे इंटर किया था t इक्वल टू 0 पे, उसी इंस्टेंट पे इसका de Broglie wavelength हो जाएगा lambda इज इक्वल टू h बटा एम बी नॉट। लैम्डा इज इक्वल टू h बटा एम बी नॉट। लैम्डा इज इक्वल टू h बटा एम बी नॉट, ये इक्वेशन है। एक बच्चा पूछा कितने लेक्चर में मॉडर्न फीस खत्म हो जाएगा। मॉडर्न फीस खत्म है बेटा, खत्म है ये। दूसरा और क्यों पर आ रहे हो मतलब ये वाला सेक्शन खत्म है तो और क्यों पर आ रहे हो? क्योंकि जाके जब खुद ही सवाल करोगे ना तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तो मैं खुद ही आपको करा देता हूं और सीखो जो मैं जैसे मैं करा रहा हूं। देखो तो भाई साहब अब क्या होगा, अब बोला है कि टी टाइम पे क्या होगा, तो किसी टी टाइम पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा, इसी तरफ फोर्स लगेगा, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका क्यू ई नॉट, मतलब चार्ज ई नॉट बटा एम इंटू टी। हाँ सर, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसी टी टाइम पे क्या होगी, इधर ही वेलोसिटी है, तो v इज इक्वल टू होगा वी नॉट प्लस स्मॉल ई कैपिटल ई नॉट बाई एम इंटू टी, ये आएगा। एकदम सही है। तो de Broglie वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h बटा एम बी, तो ये आंसर आएगा बी। सर सॉल्व करके दिखाओ, नहीं करूंगा, साफ साफ दिख रहा है कि आंसर बी आ जाएगा। सर कॉल से बात कर सकते हैं क्या? अरे ज्यादा समस्या है बेटा तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है निखिल, कॉल पे क्यों बात करिएगा, हम सीधा आपके घर ही आ जाएंगे, बताइए क्या दिक्कत हो रही। चलिए बताइए, ऑप्शन बी समझ आया लॉजिकली? कभी भी जब एग्जाम में बैठे तो एग्जैक्ट पूरा सॉल्व करके आंसर मिलाने की जरूरत नहीं होती, एक्जैक्टली पूरा सॉल्व करके आंसर मिलाने की जरूरत नहीं होती, तो कैसे आंसर आएगा? देखो मैं बताता हूं आंसर कैसे आएगा। एक मिनट, हाँ मैंने गलत किया है, आई एम सॉरी, आंसर बी नहीं आएगा, ए आएगा ना, सॉरी 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 आंसर तो ए आएगा ना। मैंने कैसे सोचा देखो, क्योंकि टी टाइम के बाद इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, तो देखिए ना, जैसे टी टाइम के बाद इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन टाइम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया। चलो मैं पूरा कर देता हूं, नहीं तो तुम झोले बच्चे हो घबरा जाओगे। आफ्टर टाइम टी v बराबर u प्लस ए टी के कंसेप्ट से इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस में v नॉट और एक्स एक्सिस में इसका एक्सीलरेशन है क्यू ई नॉट बाई एम, स्मॉल ई कैपिटल ई एम बाई टी, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी टी टाइम के बाद। तो टी टाइम के बाद de Broglie वेवलेंथ लिखेंगे h बटा ये हो जाएगा m v नॉट प्लस ई
कैपिटल ई नॉट एम बाई टी। तो ये नीचे आएगा ना ये वाला फैक्टर, मतलब de Broglie वेवलेंथ स्पीड बढ़ने से कम हो जाएगी, और यहां पे मल्टीप्लाई करके बढ़ा रहा था ये तो गलत हो गया। de Broglie वेवलेंथ चेंज हो रहा तो ये गलत हो जाएगा, चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर ए होगा। मैं क्या कह रहा हूं देखना, मैं क्या कह रहा हूं देखना, मैं यहां पे जो एमआर स्टार बता रहा हूं सुनना, जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा उधर ही फोर्स लग रही है, हाँ, तो de Broglie वेवलेंथ कम होना चाहिए, क्योंकि ये होता है h बटा एम बी, स्पीड बढ़ेगा तो de Broglie वेवलेंथ कम होगा। de Broglie वेवलेंथ कम सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। यार ये क्या तुम ट्रेंड कर रहे हो, रिवीजन फॉर टर्म वन, रिवीजन फॉर टर्म वन, सुहानी सिन्हा, तुम्हारा गोल बोर्ड पास करना है क्या? कैसे कमजोर विद्यार्थी हो तुम। तुम्हें ये एमआर स्टार चमका कि नहीं चमका बताओ, बस मुझे इतना बता दो, क्या तुम्हें एमआर स्टार चमका? क्या तुम्हें एमआर स्टार चमका? चलिए नेक्स्ट, नीट 2017 सवाल देख के आंसर टिक कर सकता है तू। नीट 2017 का सवाल है, आंसर है ए। द de Broglie wavelength of neutron is thermal equilibrium with heavy water at temperature T Kelvin and mass m is, आंसर आएगा ये। नीट 2017 का सवाल, आंसर आएगा ये। अब तू ईमानदारी से बता, मैंने तुम्हें 10 सवाल करा दिए, क्या सारे सवाल उसी टेबल से आ रहे हैं? क्या आपका ए आंसर आया? क्या सारे सवाल उसी टेबल से आ रहे हैं? देखिए नेक्स्ट, नीट 2016, ये बच्चा de Broglie वेवलेंथ के पढ़ने के बाद करता है, लेकिन ये एक्सरे का सवाल है। मैं आपको एक्सरे पढ़ाऊंगा फिर ये सवाल कराऊंगा। ये सवाल एक्सरे का है, क्वेश्चन ऑफ एक्सरे, क्वेश्चन ऑफ एक्सरे। आप ये नहीं करेंगे, ये एक्सरे का सवाल है, पढ़ लीजिएगा। ये नीट 2013 का सवाल है, 2 लाइन में आंसर लिख दूंगा, ध्यान से देखना। नीट 2013 का सवाल है, देख, द वेवलेंथ लैम्डा ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी फॉर अ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी। जो नीट 2010 का सवाल था ना वही तो है ये, लेकिन ये लैम्डा का रिलेशन पूछा है। तो देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन के लिए जब de Broglie वेवलेंथ लिखते हैं तो वो होता है h बटा रूट अंडर 2m एनर्जी ई, और जब फोटोन के लिए लिखते हैं तो लैम्डा ऑफ फोटोन हो जाता है h बटा ई बराबर, फोटोन के लिए लिखोगे ई बराबर एस सी बाई लेमडा। अच्छा, तो लेमडा हो जाएगा एस सी बाई ई। अब सुन, ये फोटोन है, अब इन दोनों में रिलेशन कैसे लिखा जाएगा? तो रिलेशन लिखने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है बस। जैसे इन दोनों को डिवाइड किया हमने तो H से H कटा, सर C नहीं कटा कोई बात नहीं, मास नहीं कटा कोई बात नहीं, हमें एनर्जी के टर्म से प्रोपोर्शनल साइन देखना है। तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा लेमडा ऑफ फोटोन, ध्यान से देखेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं करेंगे, रुको, मैं गलत स्टेप पे चला गया। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, आई एम सॉरी, मैं गलत स्टेप पे चला गया। ये फोटोन, अब सुनो, तुम्हें ना फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन के de Broglie वेवलेंथ के बीच में रिलेशन लिखना है। तो हमें क्या करना है, एनर्जी को इक्वेट करना है। एनर्जी कैसे इक्वेट होगी, तो इस रूट को इधर ले आओ, इस रूट को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा बताओ? तो ये बनेगा लेमडा, रूट इधर ले आओ तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर बटा 2m। अब बताओ, अगर इनको आप डिवाइड करोगे तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर बटा लेमडा ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, h से कैंसिल होगा, ऊपर आएगा h, e से e कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से, ऊपर आ जाएगा h और नीचे आएगा 2mc। ये सारा चीज कांस्टेंट है आपका, मतलब लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा ऑफ फोटोन। लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा ऑफ फोटोन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एनर्जी सेम है ना, तो एनर्जी सेम कटेगा कैसे? यहां पे फिर से मैं सवाल कराना चाहूंगा, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि बच्चा गलती क्या कर सकता है। आप जब फोटोन का de Broglie वेवलेंथ लिखेंगे तो ये होगा आपका hc बाई सी, बहुत इजी है, और इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ लिखेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू रूट अंडर 2m ई आएगा। अब एनर्जी सेम है बेटा, हाँ सर एनर्जी सेम है, तो हमें एनर्जी को कैंसिल करना है। हाँ, या ऐसा करो, चलो एक और तरीका बताता हूं, एक काम करो, hc तो तुम्हारा कॉन्स्टेंट इग्नोर करो, क्या मैं ई को लिख सकता हूं 1 अपॉन लेमडा ऑफ वी?
अगर मैं एनर्जी को यहां ले जाऊंगा तो ई को लिख सकता हूं 1 अपॉन लेमडा पी। हाँ, तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट अंडर ई है यहां पे, तो ई के जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन लेमडा ऑफ फोटोन, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन लेमडा ऑफ फोटोन। ये ऊपर चला जाएगा, रूट है तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा ऑफ फोटोन का रूट, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा ऑफ फोटोन। है ना, कितना इजी है बेटा, नहीं समझ आया? हेलो 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 हेलो, आज थोड़ा सा मैं भी परेशान हो गया और आपको भी परेशान होना पड़ा। आज थोड़ी सी बैटरी ने परेशान कर दिया मुझे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मुझे बस इतना बताइए कि क्या फोटोन के लिए ई बराबर एस सी बाई लेमडा होता है? हाँ सर, फोटोन के लिए ई बराबर एस सी बाई लेमडा होता है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस सी बाई। क्या ये बात मैं आपको तीसरी बार समझा रहा हूं आज के लेक्चर में? तीसरी बार समझा रहा हूं, तीसरी बार समझा रहा हूं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए डिब्रोगली वेवलेंथ आप लिखेंगे h बटा रूट अंडर 2m e, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अब मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, एनर्जी को काट के। h c और मास ये कांस्टेंट टर्म है, एनर्जी दोनों का सेम है, तो एनर्जी को एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे? तो इस रूट को इधर ले आओ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये लेमडा स्क्वायर और ये फोटोन का स्क्वायर, डिवाइड कर दो। ये सारे टर्म्स यहां पे ई से ई कैंसिल हो जाएगा, कुछ टर्म बचेगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो उसको आप प्रोपोर्शनल साइन में नहीं लेंगे, वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा, तो लेमडा ऑफ पी इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा ऑफ ई का होल स्क्वायर। बताइए अब समझ आ गया? क्या आप समझ आ गया? बताइए क्या आपको ये समझ आया? यहां मिटा देता हूं मैं, ये इसका कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब यह है कि फोटोन के डिब्रोगली वेवलेंथ को कैसे लिखेंगे सर? ऐसे लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉन के डिब्रोगली वेवलेंथ को कैसे लिखेंगे सर? ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये हो गया, समझ में आया कि नहीं है? चलिए, कर्नाटका नीट 2013 का सवाल है, द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर टी। बहुत इजी है, होमवर्क दे देता हूं ये। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m at rest break into two part of ratio 2:3, breaks into two part of ratio 2:3, then ratio of their de Broglie wavelength is। बहुत सुंदर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, इसको एक बार करने की कोशिश करिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल एम एट रेस्ट, एक कैपिटल एम ऑब्जेक्ट का मास है, ये रेस्ट में है, ये अचानक से दो हिस्से में टूट गया। इसका एक हिस्से का मास है, अगर 2:3 को x मान लो, इसका मास कुछ है 2x, तो इसका मास है 3x, तो इनके de Broglie वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? इनके de Broglie वेवलेंथ का रेशियो होगा लेमडा 1 बाई लेमडा 2। इसका लेमडा 1 बोल देता हूं de Broglie वेवलेंथ, इसका लेमडा 2 बोल देता हूं, तो ये 1:1 होगा। कैसे 1:1 होगा? कैसे 1:1 होगा? ये बहुत जोरदार सवाल है, इसका आंसर 1:1 होगा। इसके बारे में सोचिएगा, ये भी होमवर्क दे देता हूं, हिंट भी दे देता हूं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा भी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाकी सवाल जितने भी है वो सारे के सारे आपके होमवर्क में रहेंगे, ये होमवर्क में रहेगा। बढ़िया सवाल है, हिंट बता देता हूं, लेमडा इज इक्वल टू h बटा क्यू बी आर यूज करना है, थोड़ा सा ढंग से यूज करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मेंस 2012 का सवाल है, मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंजेस बाय p, मतलब चेंज इन मोमेंटम p गिवन है क्वेश्चन में, और ये बहुत छोटा चेंज है तो एरर एनालिसिस वाला मेथड अपना सकते हैं। डेल्टा p बाई पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लेमडा बाई लेमडा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा बेटा, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। मैं क्या दे रहा हूं आपको? हिंट दे रहा हूं। आंसर हो जाएगा इसका 200p। ये सारे आपको करने हैं, नहीं होगा तो मैं खुद इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। जितने हो जाए बेटा वो कर लेना, ये भी होमवर्क है बेटा, अच्छे से कर लेना। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, इजी इजी सवाल है बेटा, ये भी होमवर्क है, और सारे पूछे हुए सवाल हैं, ये भी आपका होमवर्क है। मुझे लगता है रिपीट हो रहा है।
यस रिपीटेड है ये, कोई बात नहीं, ये भी आपका होमवर्क है। कहेंगे ज़्यादा होमवर्क दे दिया सर आपने, इसको तो डिलीट कर दो ये वाला पार्ट को, ये सारे आपके होमवर्क है, मैं आपको दे दूंगा उसमें लिख के, ये भी आपका होमवर्क है। तो थोड़े से होमवर्क ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आप करिएगा, हर सवाल उस टेबल से आपका सॉल्व हो जाएगा। खुद से सॉल्व करने का टाइम, हाँ बेटा, इसलिए तो मैंने आपको बहुत सारा टाइम दे दिया, आराम से खुद से सॉल्व करिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉम्पटन इफेक्ट, डेविएशन जर्मन इफेक्ट और एटम शुरू करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में एटम शुरू करेंगे। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डॉक्टर बनिए।